गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और हिस्ट्री की सीरीज में भी हम इतिहास जानने के स्रोत देख रहे हैं, जिसमें हम काफी कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। और सबसे पहले हम देख रहे थे आपके साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत में हम आपके देख चुके थे। तो देशज साहित्य आता था कि विदेशज साहित्य आता था। देशज साहित्य हमारा दो भागों में बटा था, लौकिक साहित्य और अलौकिक साहित्य, जो कि हम देख चुके हैं। इतना पार्ट आपका खत्म हो गया और आज से हम देखेंगे विदेशी लेखकों द्वारा लिखित रचनाएं, जिनसे हमें भारत के तत्कालीन भारत के बारे में या प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है हम दो भागों में देखेंगे। तो एक तो ऐसे ग्रंथ या ऐसे ग्रंथ जो कि विदेशी लेखकों द्वारा लिखे गए और जिनसे हमें तत्कालीन भारतीय व्यापार के बारे में जानकारी होती है। और दूसरे भाग में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट यूनानी लेखक, जिनसे हमें उनके कुछ इंपॉर्टेंट यूनानी लेखक और उनके ग्रंथों को, जिनसे हमें तत्कालीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे आपके बाकी बचे हुए लेखक, जो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं आपके ऐसे विदेशी लेखक जिन्होंने क्या आपके ऐसी रचनाएं लिखी जिनसे हमें तत्कालीन भारत के व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और वो दो इंपॉर्टेंट बुक हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में भी पूछी गई है। सबसे पहले तो आपका आती है पहली इंपॉर्टेंट बुक है ऐसी बुक जिनसे हमें भारतीय व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहली आती है आपकी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। क्या कहा मैंने? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। और ये एक अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई, अर्थात अभी तक ये पता नहीं लगा कि ये बुक जिसका नाम क्या आपका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी है, किसके द्वारा लिखी गई। और इससे पता क्या लगता है हमें? इससे हमें तत्कालीन समय में फारस की खाड़ी, लाल सागर और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आप कहेंगे इससे भारत का क्या लेना देना? तो जो ये आपका फारस की खाड़ी, लाल सागर और हिंद महासागर, यानी ये सब क्या भारत के आसपास है। भारत जो पुराने जमाने में व्यापार करता था वो फारस की खाड़ी के थ्रू, लाल सागर के थ्रू और हिंद महासागर, तो आपको पता है भारत के नाम पे ही रखा गया। तो यहां से होकर जो भी रोमन व्यापार करते तो ज्यादातर किसके साथ करते थे? भारतीय व्यापारियों के साथ करते थे। तो पहली इंपॉर्टेंट बुक मैंने आपको बताई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिससे कि फारस की खाड़ी, लाल सागर और हिंद महासागर से होने वाले भारतीय और रोमन व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और ये आपका कई बार पूछा भी गया वाला क्वेश्चन आपका कि फारस की खाड़ी और लाल सागर के मध्य होने वाले व्यापार की जानकारी कौन सी प्राचीन पुस्तक से प्राप्त होती है? तो कौन सी? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो कि अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई है। आप देखते हैं हम दूसरी इंपॉर्टेंट बुक आती है आपकी नेचुरल हिस्टोरिका, क्योंकि सबको ही पता है, सबको पता होगा किसने लिखी है आपकी नेचुरल हिस्टोरिका। ये आपकी लिखी गई थी ईसा की पहली सदी में, यानी ईसा की पहली सदी में, यानी जब से क्या आपका, ठीक है, ईसा युग शुरू हुआ। ठीक है, एक तो बीसी होता है और एक क्या होता है आपका बिफोर क्राइस्ट, और एक होता है आपका एडी। ठीक है, तो ये आपके पहली एडी में लिखी गई थी। और किसके द्वारा लिखी गई थी? प्लिनी के द्वारा लिखी गई। और इससे क्या पता लगता है? भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार की जानकारी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा गया है कि भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार की जानकारी कौन सी पुस्तक से प्राप्त होती है? तो ये कौन सी आपकी नेचुरल हिस्टोरिका, जो कि आपकी किसके द्वारा लिखी गई? प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बुकें थी आपकी, जो कि तत्कालीन या प्राचीन भारत के व्यापार के बारे में जानकारियां देती हैं। और आज का दूसरा टॉपिक है हमारा यूनानी लेखक। ऐसे अब यहाँ पे हम प्राचीन यूनानी लेखकों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें तत्कालीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। सबसे पहले आपका यूनानी लेखक आता है हेरोडोटस। सबसे पहला यूनानी लेखक कौन है आपका इस समय का? हेरोडोटस। और हेरोडोटस के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हेरोडोटस को आपका इतिहास का पिता या फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? आपका हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने कौन सी बुक लिखी थी आपकी? हिस्टोरिका। इससे हमें भारत के बारे में कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? पहली, इससे हमें दो जानकारी प्राप्त होती है। पहली जानकारी आपकी भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में रहने वाली तत्कालीन जातियों का वर्णन। अब जब मैंने उत्तर पश्चिम प्रांत कहा, आपका उत्तर पश्चिम प्रांत, तो आप उत्तर पश्चिम प्रांत से समझते क्या है? जब तत्कालीन भारत था, जो आपको पता है कि तत्कालीन भारत आपका कहां तक फैला था? काबुल कांधार, क्योंकि काबुल कांधार कहां था? आपके वर्तमान अफगानिस्तान में है। और संपूर्ण पाकिस्तान तो आपको पता ही तत्कालीन अखंड भारत में था। तो इसलिए तो जो यहाँ पे आपने उत्तर पश्चिम भारत की जनजातियों के बारे में वर्णन कर, तो इससे समझिए आप। ठीक है, ये आपका भारत है, ये आपका भारत हो गया। ये आ गया आपका, यहाँ पे आ गया आपका पाकिस्तान, इधर आ गया आपका
अफगानिस्तान। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम जातियों का वर्णन के बारे में कहते हैं, तो ये जो उस समय आपका क्या था, काबुल, कांदार और ये अफगानिस्तान का भाग था, और वर्तमान में बलूचिस्तान हो गया, आपका फाटा हो गया, नॉर्थ वजीरिस्तान हो गया, इन सब इलाकों में रहने वाली जो जनजातियां थी उनके बारे में वर्णन मिलता है। तो जब मैं उत्तर पश्चिम प्रांत की बात करता हूं तो तत्कालीन भारत में उत्तर पश्चिम प्रांत का क्या आपका काबुल कांदार जो आपका वर्तमान पाकिस्तान में है वो अफगानिस्तान में है, काबुल कांदार जो आपका कहाँ है, अफगानिस्तान में है, और पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान और फाटा, इन इलाकों में रहने वाली जनजातियों के बारे में बात की गई थी। ठीक है, अब अगली जो इंपॉर्टेंट बारी जानकारी प्राप्त होती है आपकी हेरोडोटस की हिस्टोरिका से, वो है आपके भारत और ईरान के संबंधों के बारे में जानकारी। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत और ईरान के संबंधों के बारे में जानकारी कौन से यूनानी लेखक की पुस्तक से प्राप्त होती है, तो आपका उत्तर क्या होगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस की कौन सी पुस्तक, हिस्टोरिका। ठीक है ना, इतना समझ में आपका। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट लेखक आता है आपका मेगास्थनीज, और ये सबको ही पता होगा किसके दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी आपकी, इंडिका। तो जब आप सब लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और इसने इंडिका पुस्तक लिखी, तो इससे किस चीज कहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जब चंद्रगुप्त मौर्य और ये मेगास्थनीज के जिक्र आ गया है, तो मैं आपको बताऊं जो इंपॉर्टेंट, चलो अगले उसमें बताता हूँ, अगले उसमें ज्यादा रिलेवेंट रहेगा। ठीक है, तो आपका मेगास्थनीज क्लियर हो गया, इंडिका लिखी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अगली इंपॉर्टेंट लेखक आता है आपका यूनानी लेखक प्लूटार्क। कौन सा आता है आपका, प्लूटार्क, और इसने कौन सी बुक्स लिखी थी आपका, लाइफ्स। ये बुक्स काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछी गई है कि लाइफ नामक बुक्स किसने लिखी या प्लूटार्क ने कौन सी बुक लिखी। तो प्लूटार्क ने आपकी कौन सी बुक्स लिखी, लाइफ्स। अब इससे हमें तीन चार जानकारियां प्राप्त होती है जो कि इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपरों में पूछी जाती है। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि सिकंदर के आक्रमण की जानकारी निम्न में से कौन सी बुक से मिलती है, तो कौन सी मिलती है, प्लूटार्क की लाइफ से। बाकी से भी मिलती है लेकिन प्लूटार्क की लाइफ से भी मिलती है। अच्छा, फिर यहां से पूछा जाता है, जो यहाँ पे मैं आपको ऊपर बताना चाह रहा था आप वो यहां समझे, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 326 बीसी पूर्व, 326 बीसी पूर्व यानी 326 ईसा पूर्व। और दूसरा क्या आता है आपका, जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था उसका राज्यारोहण की तिथि लगभग लगभग कब मानी जाती है आपके, 322 बीसी पूर्व यानी ईसा की 322 ईसा पूर्व। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है आपका, जो यहां से अक्सर पूछा भी जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत का सम्राट सिकंदर के आक्रमण के समय, ठीक है क्वेश्चन सुनिए, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का सम्राट कौन था, कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत पर कब आक्रमण किया, 326 बीसी पूर्व, और उस समय और एक ये क्वेश्चन पूछा आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण कब हुआ था, 322 ईस्वी पूर्व। अब जो यहां से एक आपका कंक्लूजन निकला, हमारा क्या निकला कि चंद्रगुप्त मौर्य आपके किसके समकालीन था, सिकंदर के समकालीन था। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके समकालीन था, सिकंदर के समकालीन। वैसे ये सब जानकारी हम डिटेल में आगे प्राप्त करेंगे जब हिस्ट्री हमारी डिटेल में चलेगी। ठीक है, तो पहली जानकारी क्या प्राप्त होती है आपकी प्लूटार्क की लाइफ से, भारत पर सिकंदर के आक्रमण की जानकारी। और दूसरा कि जैसे कि मैंने बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और क्या है आपका सिकंदर एक दूसरे के समकालीन थे। तो जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो नेचुरली है या ऑब्वियस है कि आपका लाइफ में प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में भी वर्णन किया होगा। अर्थात चंद्रगुप्त, दूसरी चीज जो यहां से निकली कि प्लूटार्क की लाइफ में चंद्रगुप्त मौर्य की काल की घटनाओं का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, प्लूटार्क की लाइफ में पहला तो क्या मिलता है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार की घटनाओं का या जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां से क्या कही जाती है, प्लूटार्क की लाइफ में क्या लिखा है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य, प्लूटार्क ने लाइफ में अपनी बुक है जो उसकी लाइफ, उसमें क्या लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, सिकंदर से मिलने गया था कहां, पंजाब, और क्यों, गणानंद के विरुद्ध सहायता मांगने के लिए। मैंने क्या कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से कहां मिला था, पंजाब में मिला था जो कि भारत की एक जगह है, और क्यों मिला था, घनानंद के विरुद्ध सहायता मांगने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद के विरुद्ध सहायता हेतु पंजाब में सिकंदर से मिला था। ठीक है, तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या निकली आपकी प्लूटार्क की लाइफ से, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी बुक में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से घनानंद के विरुद्ध सहायता मांगी, तो कौन सी बुक है आपकी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या निकली आपकी प्लूटार्क की लाइफ से कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के विरुद्ध सिकंदर की सहायता मांगी थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपका। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या निकली आपकी प्लूटार्क की लाइफ से कि
चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के विरुद्ध सिकंदर से सहायता मांगी थी। अब ये बात कहां तक सही है ये बात का पता नहीं, लेकिन प्लूटार्क ने ऐसा लिखा है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी प्लूटार्क की लाइफ से निकलती है वो ये है कि जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने कई पुस्तकों में पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्या है, कहा जाता है कि क्या शूद्र जाति का था, कोई कहता कि नहीं ब्राह्मण जाति का था, कोई कहता था अलग अलग जाति का था। मतलब उसकी जाति के बारे में कुछ निश्चित नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन सी जाति का था। तो जो आपकी प्लूटार्क की लाइफ है, तो प्लूटार्क ने अपनी लाइफ में क्या लिखा है कि जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था वो क्या था, आपका सामान्य जाति का था। चंद्रगुप्त मौर्य सामान्य जाति का था, सामान्य जाति का था। ये चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी कहां से पता चलती है, प्लूटार्क की लाइफ से पता लगती है। तो ये आपका कौन सा था, तीसरा इंपॉर्टेंट यूनानी लेखक था। अब चौथा आता है आपका टॉलमी। ठीक है, चौथा यूनानी लेखक आता है आपका टॉलमी। और ये तो सभी लोगों को पता है कि टॉलमी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, आपकी ज्योग्राफी। ठीक है, टॉलमी ने आपकी कौन सी पुस्तक लिखी थी, ज्योग्राफी। अब जैसा कि नाम से ही पता है पुस्तक का नाम क्या है आपका, ज्योग्राफी। तो इससे क्या लगता है, तत्कालीन भारत की प्राकृतिक दशाओं के बारे में पता लगता है, अर्थात भारत में कहां कहां पर्वत पठार नदियां हैं, कैसी वर्षा होती है, कैसी वनस्पतियां हैं, ये सब हमें किससे पता लगता है, आपकी टॉलमी की ज्योग्राफी से। अगला लेखक आता है आपका जस्टिन। और जस्टिन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, आपका एपिटोम। ठीक है, जस्टिन ने आपकी कौन सी पुस्तक लिखी थी, एपिटोम। ये याद रखना आप इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछी गई। जस्टिन के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी आपकी, जस्टिन के द्वारा लिखित पुस्तक है आपकी एपिटोम। और इससे भी क्या पता लगता है आपका, सिकंदर के अभियान, भारत सिकंदर के विभिन्न अभियान, ठीक है, और विभिन्न अभियानों के साथ साथ भारत अभियान के बारे में पता लगता है। और हम यहाँ पे भी क्या है, भारत के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो पता है सिकंदर क्या था, विश्व विजेता था, तो एक तरफ से सब कुछ जीता हुआ भारत पहुंचा था। तो यहाँ पे जब हम क्या कर रहे हैं, जस्टिन के एपिटोम की बात कर रहे हैं, तो सिकंदर के अभियानों के साथ साथ भारत के अभियान के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। और ये फिर ऑब्वियस सी बात है, जब सिकंदर भारत के अभियान कर रहा है तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का भी वर्णन होना लाजमी है, क्योंकि क्या था आपका, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर क्या थे, एक दूसरे के समकालीन थे। ठीक है, तो जस्टिन के एपिटोम से भी क्या पता लगती है हमें, सिकंदर का भारत अभियान और अन्य अभियान और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अगला और आखिरी इंपॉर्टेंट यूनानी लेखन आता है आपका एरियन। एरियन भी कई बार पूछा गया है। एरियन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, एनविसेस। ठीक है, एरियन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई आपकी, एनविसेस। या कई बार क्या पूछा गया है, एनविसेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा, एरियन के द्वारा। और ये क्या था आपका, एक यूनानी लेखक। एक बार आपका ऐसा भी पूछा गया है कि एनविसेस पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई, और नीचे था आपका यूनानी लेखक द्वारा, चाइनीज लेखक द्वारा, और आपका अरबी, तुर्की, इस तरह से। तो किसके द्वारा लिखी गई आपकी, एरियन के द्वारा लिखी गई, जो कि आपका क्या था, एक यूनानी लेखक। ठीक है, और इसमें भी क्या आपके सिकंदर की जीवनी दी गई है। ठीक है, एरियन में भी क्या दी गई आपकी, एरियन ने, ठीक है, एरियन ने जो पुस्तक लिखी उसमें भी क्या दी गई आपकी, सिकंदर की जीवनी दी गई है और चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार की घटनाओं का वर्णन किया गया है। अब आप पूछेंगे, आपने इतनी सारी जो पुस्तकें बताई यूनानी लेखकों की, इनमें ज्यादातर क्या आपका सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं। अब क्या है, ठीक है, के बारे में क्यों बताते हैं, ऐसी बात है क्योंकि आपका क्या, ये सब यूनानी लेखक, और जो सिकंदर था वो भी कहाँ का था, यूनान का ही रहने वाला था। तो जो बाकी पुस्तकें इन्होंने लिखी होंगी वहां आप यूनान के बारे में करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके भारत के संदर्भ में यूनानी दार्शनिकों के विचार देख रहे हैं। तो क्या है, जब इन्होंने सिकंदर के बारे में लिखा जो कि यूनान का था, और उसने कहा कि भारत पर आक्रमण किया था, तो ऑब्वियसली क्या आपका चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन भी होगा ही होगा। तो ये हमारे आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसमें, जिसमें हमने कि भारत के प्राचीन व्यापार के बारे में और प्राचीन यूनानी लेखकों के बारे में जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो जानकारियां देखी हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपके चीनी लेखकों के द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत के संदर्भ में, तिब्बती लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत के संदर्भ में, और विभिन्न अरबी और तुर्की और क्या आपके मुस्लिम लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो कि भारत के संदर्भ में हमें जानकारी देती हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरह से आप हमें अपना प्यार देते रहेंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।